हेलो एवरीवन। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हम करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। ये 8th लेक्चर का पार्ट 2 है। तो आइए अब हम क्लास शुरू करते हैं। एंड क्लास शुरू करने से पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने इसके शुरू की 2 एंट्रीज करी थी, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको सबको सारा समझ में आया होगा। तो अब देखिए, आज हम थर्ड एंट्री करेंगे। इसमें क्या लिखा है? गुड्स वर्थ ₹5,000 सोल्ड टू राम सिंह एंड कंपनी, परचेज कॉस्ट 3500। यानी कि हमने गुड्स बेचे हैं किसको? राम सिंह एंड कंपनी को। कितने के? 5000 के, जिसकी परचेज कॉस्ट 3500 थी। एंड रिसीव्ड ₹3000 ऑन द सेम डे एंड द बैलेंस अमाउंट इज ड्यू। अब देखिए इस लाइन में क्या लिखा है। गुड्स वर्थ ₹5,000 सोल्ड टू राम सिंह एंड कंपनी। हमने 5000 के गुड्स राम सिंह एंड कंपनी को बेचे, जिसकी परचेज कॉस्ट, यानी कि हमने वो गुड्स कितने में खरीदे थे? 3500 के। तो यानी कि इस सेल में हमारा कितना प्रॉफिट छिपा हुआ है? 1500 का प्रॉफिट है। हमें उसी दिन 3000 रुपए राम सिंह एंड कंपनी से रिसीव कर लिए हमने, बाकी अमाउंट ड्यू है। तो अब हमें इसकी एंट्री करनी है। देखिए इसमें 2 एंट्री है और थर्ड एक एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए पहले एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री, गुड्स सोल्ड, गुड्स वर्थ ₹5,000 सोल्ड टू राम सिंह एंड कंपनी। तो जब हमने सेल करी है, किसको सेल करी है? राम सिंह एंड कंपनी को। अगर आपको याद हो अप्रोचेस, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होगा? फर्स्ट पार्ट देखिए, सेल। सेल हो रही है, सेल हो रही है तो हमारा रेवेन्यू हो रहा है, और रेवेन्यू हो रहा है तो हमारी इनकम होगी। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट लगेगा, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जब ये सेल है तो हमारी इनकम है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती थी? जब भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। तो यानी कि जो सेल है वो क्रेडिट होगी। तो जब एक चीज क्रेडिट होगी और दूसरी चीज तो ऑटोमेटिकली डेबिट होगी, लेकिन हम उसका भी रूल के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वो डेबिट होना चाहिए या नहीं। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग राम सिंह एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस केस में राम सिंह एंड कंपनी को गुड्स मिल रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया, तो डेबिट होगा। और मॉडर्न अप्रोच क्या कहती थी? जब भी असेट बढ़ेगा, राम सिंह एंड कंपनी हमारे लिए सन्ड्री डेटर है, और सन्ड्री डेटर मतलब असेट। तो जब भी असेट बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो पहली एंट्री क्या होगी इसमें? राम सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने भी यही एंट्री करी है। राम सन्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम सन्स एंड कंपनी। चलिए अब ये एंट्री हम किस में करेंगे? टैली में। तो आइए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब यहाँ से हम कहा जाएंगे? अकाउंटिंग वाउचर्स पे। और अकाउंटिंग वाउचर्स का शॉर्टकट क्या है? वी। अब हमें सेल बुक करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सेल्स वाउचर में जाना पड़ेगा। तो सेल्स वाउचर का शॉर्टकट क्या था? F8। या तो आप F8 प्रेस करके जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं सेल्स वाउचर में आ गया। ठीक है, तो देखिए उसकी डेट क्या थी? पहला नंबर है, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। सेल्स वाउचर, सेल्स वाउचर का पहला नंबर है ये। इसमें हम डेट डालेंगे 1 अगस्त 2020। इसमें पहले से पड़ी हुई है तो हम इसको आगे करेंगे। रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर होता है किसी भी एंट्री का। तो इस केस में जो 1 नंबर है वही हमारा इनवॉइस नंबर बनेगा, और वही हमारा रेफरेंस नंबर बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे डाल दिया 1। अभी हमसे पहले डेबिट पूछ रहा है, तो हमारी डेबिट क्या था? राम सिंह एंड कंपनी। तो हम यहाँ पे पहले राम सिंह एंड कंपनी का लेजर बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पे शॉर्टकट यूज करेंगे। क्या शॉर्टकट होगा? ऑल्ट प्लस सी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। देखिए जैसे मैंने ऑल्ट प्लस सी दबाया, यहाँ पे लेजर क्रिएशन का ऑप्शन खुल गया। अब मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा राम सिंह एंड कंपनी। ये क्या था हमारा? सन्ड्री डेटर था। तो देखिए सन्ड्री डेटर। अब ये पूछ रहा है मेंटेन बिल बाय बिल। तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज डिस्कस की थी, इसको हम यस करेंगे। और यहाँ पे हम उसका एड्रेस लिख सकते हैं, कंट्री लिख सकते हैं, स्टेट लिख सकते हैं, पिन कोड लिख सकते हैं, बैंक डिटेल्स लिख सकते हैं, पैन नंबर या आईटी नंबर यानी कि इनकम टैक्स नंबर लिख सकते हैं, और इसको सेव करवाएंगे। देखिए जिस तरह से परचेज वाउचर में आप परचेजर की डिटेल्स सेकंड टाइम वेरीफाई कर सकते हैं, सेम उसी तरह
सेल्स वाउचर में आप जो हमसे सेल कर रहे हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं, हम उसकी भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं एक बार कि क्या वो हमने सही भरी हुई है लेजर में या नहीं। जैसे नाम हो गया, एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, सेल्स टैक्स नंबर हो गया। सेल्स टैक्स मतलब जीएसटी नंबर। ठीक है, क्या अमाउंट था? 5000। तो देखिए न्यू रेफरेंस, जिस तरह से हमने परचेज के केस में न्यू रेफरेंस लिया था परचेज की एंट्री बुक करते टाइम, सेम उसी तरह सेल्स करते टाइम भी हम इसको न्यू रेफरेंस ही लेंगे। तो देखिए न्यू रेफरेंस लिया हमने, ऑटोमेटिकली इसका नाम आ गया वन। ये वन कहां से आया? यहां से आया। जिस तरह से परचेज वाउचर में रेफरेंस से उठा के अपने आप उसका नेम आ गया था, उसी तरह सेल्स वाउचर में भी ऑटोमेटिकली रेफरेंस से उठा के उसका नेम आ जाएगा। अब हम इसको सेव करवाएंगे। अभी हमसे क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। देखिए सेल्स का लेजर हमने पहले से बना रखा है। अब हम इसको सेव करवाएंगे। सबसे पहले नरेशन लिखेंगे, बीइंग राम सिंह एंड कंपनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम उसको सेव करवाएंगे। अब देखिए जैसे ही हमने जर्नल एंट्री करी तो इसका इफेक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखना चाहिए। तो देखिए अब हम पीछे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। जैसे ही हम गए तो देखिए यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया सेल्स की फिगर, 5000। ठीक है, अब हम दोबारा से उस जर्नल एंट्री पे चलते हैं। क्या लिखा था वहां लाइन पे? देखिए क्या लिखा है, इसकी परचेज कॉस्ट कितनी थी? 3500 की। तो अब आप देखिए आपने 15000 के गुड्स खरीदे थे, जिसमें से 3500 के गुड्स आपने 5000 में किसको बेच दिए? राम सिंह एंड कंपनी को। तो अब हमारे पास कितने गुड्स बचे हैं? 15000 माइनस 3500, कितना बचा? बताइए आप सब लोग कैलकुलेट करके मुझे। 11500 बचा हमारे पास। एक बार फिर भी हम कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलकुलेटर से इसको चेक करेंगे। अब देखिए कैलकुलेटर हम टैली में ही खोल सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस एन। देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी लिखा आ गया, कंट्रोल प्लस एन। क्या था हमारे पास? 15000 माइनस 3500, 11500। यानी कि अब हमारे पास 11500 का स्टॉक बचा हुआ है। तो अब हमें स्टॉक का लेजर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम स्टॉक का लेजर बनाएंगे। अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर्स, क्रिएट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टॉक। किस ऑप्शन में डालेंगे? स्टॉक इन हैंड। इसको सेव करवाएंगे। जैसे ये सेव हुआ, जैसे ही ये सेव हुआ तो देखिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया क्लोजिंग स्टॉक का। बट एक दिक्कत है, अभी हम इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये आपको नहीं बताएगा कि आपके बुक्स में अब सिर्फ 11500 का स्टॉक रह गया है। ऐसा क्यों है? अगर आप अपने कॉन्सेप्ट पे चले, 11th क्लास के कॉन्सेप्ट पे, वहां पे हमारे पास कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं होता था, वो हमारे को नीचे एडजस्टमेंट में लिखा आता था। अगर आपको याद हो अपने 11th क्लास, उसमें चैप्टर फाइनल अकाउंट्स, उसमें जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होता था, उस चैप्टर में जब भी हम ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई थी। तो इसीलिए इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं आती है अपने आप ही, वो हमें बाद में बतानी पड़ती है। अब आप पूछेंगे क्लोजिंग स्टॉक की नहीं आती है वैल्यू, तो ओपनिंग स्टॉक की कैसे आएगी? तो देखिए जब हम क्लोजिंग स्टॉक आज की डेट पर डालेंगे तो अगले दिन के लिए या अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। तो उस टाइम हमें स्टॉक की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार क्लोजिंग स्टॉक दिया था और अगले दिन जब हम और सेल करेंगे तो वहां पे हमारा स्टॉक और कम हो जाएगा, तो हमें दोबारा से उस डेट की वैल्यू डालनी पड़ेगी कि आज की क्लोजिंग डेट पे स्टॉक की इतनी वैल्यू रह गई है। देखिए अब हम यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे तो देखिए इसने पूछ लिया कि ओपनिंग बैलेंस क्या था 1 जुलाई का। क्योंकि 1 जुलाई क्यों बोला? क्योंकि हमारा काम, हमारा बिजनेस 1 जुलाई से शुरू हुआ था, तो उस दिन वैल्यू क्या थी? 0। और क्लोजिंग बैलेंस यानी कि आज की डेट पे बैलेंस क्या है, तो आज की डेट क्या है? 1 अगस्त 2020। तो हम आज की डेट डालेंगे। आज की डेट मतलब हम जिस दिन की एंट्री कर रहे हैं इसमें क्या वैल्यू है? 11500।
हम इसको यहाँ पे क्या होता है, डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉक होता है सेट, तो इसका डेबिट बैलेंस है। हम इसको अब सेव करवाएंगे। जैसे हम एंटर करते रहेंगे तो ये पूछेगा एक्सेप्ट, हम इसको यस करेंगे। तो देखिए अब आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई, 11,500। ये चीज आपको सबको समझ में आई। तो अब हमने जीपी सुना था, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स हमारी कितनी थी, 5,000 माइनस हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था, 3,500। तो हमारा जीपी कितना होना चाहिए, 1,500। तो देखिए यहाँ पे जीपी हमारा आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 1,500। तो देखिए कितना इजी है इसमें अकाउंटिंग करना। नॉर्मल में क्या होता था, पहले पहले आप जर्नल बनाते थे, फिर लेजर बनाते थे, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। उसके बाद हमें कहीं जाके पता चलता था कि हमारा प्रॉफिट कितना है। लेकिन हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री करी और हमने सिर्फ एक स्टॉक की वैल्यू डाली और हमारा प्रॉफिट सामने निकल के आ गया। ये जिसको टैली आती है वो विद इन 2 to 3 मिनट्स ये कर सकता है, विद इन 2 to 3 मिनट्स। तो आपको समझ में आया कितना इजी है। और यही सोचिए आप मैनुअल करते तो पहले आप जर्नल एंट्री करते सबकी, फिर जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते, और फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स वही लगेंगे लेकिन काम बहुत इजी हो जाएगा। यानी कि इसका एक मोटो हमारे सामने आ गया, डू हार्ड वर्क बट स्मार्टली। मेहनत करो बट होशियारी से करो। ठीक है, आगे देखते हैं अगली एंट्री क्या थी हमारी, ₹3,000 रिसीव्ड ऑन द सेम डे एंड द बैलेंस अमाउंट इज ड्यू। हमने कितने का सेल किया, 5,000 का, और उसके 3,000 रुपए हमने सेम डे रिसीव कर लिए हैं राम सेकेंड कंपनी से। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश हमारे पास पहले आ रहा है, कैश है हमारा रियल एसेट। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देख, रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो चीज हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट करेंगे। इस केस में कैश हमारे पास आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम सिंह एंड कंपनी। क्यों? क्योंकि ये हमारा डेटर है। डेटर जब भी कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट होगा। आप मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग याद कीजिए, जब भी कोई एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनी, तो देखिए हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू राम सिंह एंड कंपनी। तो आइए टैली में चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब हमें पैसा रिसीव करना है तो किस वाउचर में एंट्री होगी, रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या था, F6। हम गए रिसिप्ट वाउचर में, यह सेकेंड नंबर एंट्री आ रही है। याद कीजिए पहली एंट्री क्या थी, जब हमने कैश इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में वो हमारी पहली एंट्री थी। तो अब हम इसमें सेकेंड नंबर की एंट्री कर रहे हैं रिसिप्ट वाउचर में। उसने 2 नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो हम आगे चलते हैं, पहले हमसे मांग रहे हैं क्रेडिट की चीज। तो क्रेडिट क्या होगा, राम सिंह एंड कंपनी। कितना, अभी कितना बैलेंस है इसका, 5,000, और हमें कितना इसे रिसीव करना है, देखिए कितना यहाँ पे था 3,000। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3,000। अब ये पूछ रहा है कि अगेंस्ट में करना है आपको, किस बिल के अगेंस्ट में करना है, 1 नंबर बिल के अगेंस्ट में जो कि 1 अगस्त का था। कितना हम ले रहे हैं, 3,000। अब देखिए कितना बैलेंस बचा, सिर्फ और सिर्फ 2,000। डेबिट क्या करेंगे हम, कैश बीइंग राम सिंह एंड कंपनी, और इसको सेव करवा देंगे। देखिए अब हमारा बैलेंस शीट में डेटर्स का कितना बचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2,000। तो देखिए हम करंट एसेट्स में गए, करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे इसका बैलेंस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2,000। किसका बैलेंस है, राम सिंह एंड कंपनी। अगर राम सिंह एंड कंपनी के अलावा कोई और हमारा डेटर होता तो उसका बैलेंस इसके नीचे लिखा आ जाता। ये चीज आपको सबको समझ में आ गई। हम अगली एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री क्या है, ये ₹5,000 डिपॉजिटेड इन केबीसी बैंक। यानी कि हमने 5,000 रुपीज केबीसी बैंक में डिपॉजिट करे हैं। तो आइए अब हम टैली पे चलते हैं। हम सबसे पहले आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। अब देखिए हमें कैश डिपॉजिट करना है, तो आप हमारा 7th लेक्चर याद कीजिए,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स बताए थे। जब हम कैश टू बैंक या बैंक टू कैश या बैंक टू बैंक की एंट्रीज करते हैं तो किस वाउचर में करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में। तो आइए, कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट क्या था? F4। तो या तो हम F4 प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने क्लिक करा तो हम कॉन्ट्रा वाउचर पे आ गए। कॉन्ट्रा वाउचर में भी सेम केस है, उसका नाम लिखा हुआ है और वाउचर नंबर लिखा हुआ है और आज की डेट पड़ी हुई है। अब हमें कैश इसमें डिपॉजिट करना है। कितना कैश डिपॉजिट करना है? 5000। तो सबसे पहले उसकी एंट्री क्या होगी? तो देखिए कैश हम बैंक में डाल रहे हैं तो हमारा एक एसेट कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखिए, रियल अकाउंट क्या कहता था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक हमारा रिसीवर है तो बैंक हमारा डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। और वही आप चीज मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी देखिए, जब भी एसेट बढ़ता है, कौन सा एसेट बढ़ रहा है? बैंक बढ़ रहा है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा और कैश बैलेंस कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या बनी? केबीसी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं टैली में और इसकी एंट्री करते हैं। पहले क्रेडिट मांग रहा है हमसे तो हम क्रेडिट में इसे देंगे कैश अकाउंट, कितने से? 5000। अब डेबिट मांग रहा है तो डेबिट के लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे सबसे पहले। तो हम फिर से प्रेस करेंगे Alt + C। ये हम किसका लेजर बनाएंगे? केबीसी बैंक का। किसके अंडर आएगा? बैंक अकाउंट्स के अंडर। तो देखिए जैसे हमने डाला बैंक अकाउंट्स, अब ये पूछ रहा है कि नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच का नेम, ब्रांच कौन सी है, ये सब कुछ पूछ रहा है। साथ में चेक नंबर, हम इस अपने चेक की सीरीज भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम चेक, अगर आपने देखा होगा तो चेक पे 6 डिजिट का उसका चेक नंबर होता है, हम उसी से पहचानते हैं कि हमने कितने चेक इशू कर दिए और किसको इशू करें। आप जब चेक बुक देखेंगे तो सबसे पहले उसके नाम के पीछे काउंटर फॉइल होता है, हम उसी पे लिखते हैं हमने किसको चेक, हमने कौन से नंबर का चेक किसको इशू किया था। तो सेम चीज हम टैली में भी कर सकते हैं। तो हम इसको अभी नहीं लिखेंगे बट आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको सेव करवाएंगे। अब देखिए अगर आप में से कोई भी बैंक गया होगा, आपने कभी भी कैश डिपॉजिट किया होगा तो वहां पे आपको डिनोमिनेशन लिखनी होती है कि आपने 2000 के कितने नोट्स हैं, 1000 के तो नोट्स हैं ही नहीं, 5000 के कितने नोट्स हैं, 200 के कितने नोट्स हैं, 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं, 20 के कितने नोट्स हैं, ये सब कुछ। तो ये चीज हम टैली में भी मेंटेन कर सकते हैं और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। इसको हम स्किप करवाएंगे। स्किप करवाने के लिए एंटर एंटर आप करते रहिए। अब हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इसको सेव करवाएंगे। बैलेंस शीट में अगर हम जाएंगे तो देखिए हमारा कैश अकाउंट 5000 से कम हो गया और बैंक अकाउंट 5000 से बढ़ गया, केबीसी बैंक। ठीक है, देखिए अगर हम कैश अकाउंट में जाएंगे और इसको और खोलेंगे तो देखिए यहाँ कई सारी एंट्रीज आ गई। सबसे पहली एंट्री क्या है? रिसिप्ट की। किससे रिसिप्ट हुआ? शेयर कैपिटल से। ये चीज क्या हमने खोली है? लेजर। हमने लेजर बनाया तो नहीं था ना, लेकिन ऑटोमेटिकली बन गया। तो यही चीज है टैली। देखिए कितना काम इसने आसान कर दिया हमारा। हमने सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करी और लेजर, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ अपने आप बन गया। इसी को कहते हैं हार्ड वर्क स्मार्टली। मेहनत करो बट होशियारी से करो। देखिए इसमें सारी एंट्रीज आ गई विद डेट, विद वाउचर नेम, वाउचर टाइप, विद वाउचर नंबर, और क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, और तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस भी। अब चलते हैं अपनी लास्ट एंट्री की तरफ और उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, रेंट ऑफ 2000 बुक्ड। हमने अपना ऑफिस किराए पे लिया है। जब किराए पे लिया है तो भैया लैंडलॉर्ड का हमें रेंट भी देना पड़ेगा। कितना रेंट है हमारे ऑफिस का? 2000 रुपए। बहुत कम रेंट है क्योंकि हमने छोटा ऑफिस लिया है अभी। तो हमें रेंट बुक करना है और उसमें आगे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? पेड 50,000 अमाउंट ऑन द सेम डे एंड द बैलेंस अमाउंट इज ड्यू।
यानी कि हमने 2000 रुपए में से 50% अमाउंट अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया। तो पहले हम बुक की एंट्री करेंगे, यानी कि रेंट बुक करने की एंट्री करेंगे, और फिर उसके बाद 1000 रुपीज पेमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम टैली पे वापस। हमें रेंट बुक करना है। सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, बुक करना है हमें। ये तो ना ही कोई सेल है, ना ही कोई परचेज है, ना ही कैश आ रहा है, ना ही कैश हमसे जा रहा है। तो यानी कि ना ही पेमेंट होगा, ना ही रिसिप्ट होगा, ना ही सेल्स होगा, ना ही परचेज होगा। ये कोई भी वाउचर्स नहीं होंगे, और कॉन्ट्रा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब कैश नहीं आ रहा तो कॉन्ट्रा का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कौन सा हमारे पास वाउचर बचा? जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर का शॉर्टकट क्या था? F7, और या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी शॉर्टकट लिखा हुआ है। अगर आप में से कोई भी शॉर्टकट्स भूल जाए तो आप राइट साइड में देख भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं जर्नल वाउचर पे। सेम चीज इसमें भी है, जर्नल लिखा हुआ आ गया, वाउचर नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर। ये रेफरेंस नंबर क्यों मांग रहा है? ये रेफरेंस नंबर इसलिए मांग रहा है कि आपके लिए तो उसका जर्नल नंबर एक है, बट क्या पता आपको रिसिप्ट काट के देते हो कि आपने इतना रेंट, क्या पता आपको जिस तरह से परचेज का इनवॉइस मिलता है उसी तरह से रेंट का इनवॉइस मिलता हो, या रेंट की रिसिप्ट मिलती हो, तो उस पर भी एक उसका नंबर होगा। तो आप वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारे अलावा उनके, हमारे लैंडलॉर्ड के और भी कई सारे ऑफिसेस थे, उन्होंने उनको भी रेंट की स्लिप दी थी, उनको रेंट की रसीद दी थी। उस हमारे पास जो रसीद आई है उसका नंबर था 005। तो हम यहाँ लिखेंगे 005, और डेट हम आज की लिखेंगे। अब हमें एंट्री क्या करनी थी? देखिए हम वापस चलते हैं अपनी एंट्री पे। रेंट बुक करना है। रेंट हमारा क्या है? खर्चा। खर्चा है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब भी एक्सपेंस होता था तो क्या रूल लगता था? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम उसको डेबिट करेंगे। और रेंट पेबल, रेंट पेबल ये किसी को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? ये हमारे लैंडलॉर्ड को, यानी कि हमारे ऑफिस के मालिक को। तो ये क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में हमें रिसिप्ट किसने दी है? हमारे लैंडलॉर्ड ने। तो वो क्या हो गए? गिवर हो गए। तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। या मॉडर्न अप्रोच से अगर आप देखें तो जितना भी खर्चा जब भी बढ़ता था तो डेबिट होता था, और रेंट पेबल, रेंट पेबल मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती थी तो क्रेडिट होती थी। तो हमने हर एक एंट्री को मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी समझा है और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग भी समझा है। आपको जो अप्रोच सबसे अच्छी लगती है आप उसको बाय हार्ट याद कर लीजिए। ये मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने अप्रोचेस याद कर ली तो आपको जर्नल एंट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आप किसी भी कंपनी में आराम से जा सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, और एज एन अकाउंटेंट आप जॉब कर सकते हैं। और बहुत इजीली 10 to 20,000 रुपीज आप अगर सिर्फ 12th पास भी है तो बहुत आराम से कमा सकते हैं टैली सीख के। देखिए मैंने आज सिर्फ ये जो लेक्चर होगा सिर्फ और सिर्फ 9th लेक्चर होगा, और आज की डेट में ही आप लेजर्स बनाना भी सीख चुके हैं, लेजर्स खोलना भी सीख चुके हैं, लेजर्स देखना भी सीख चुके हैं, जर्नल एंट्री भी करनी सीख चुके हैं। देखिए कितना इजी है। और आप चाहते हैं कि आपको एडवांस टैली आप सीखना चाहते हैं और भी फंक्शन सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी प्राइवेट क्लासेस भी ले सकते हैं, जो कि मैं अभी जूम कॉल के थ्रू अवेलेबल हैं। उसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक सिखाऊंगा कि हम टैली में किस तरह से रिपोर्ट्स बना सकते हैं, किस तरह से हमारी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सेल्स रिपोर्ट बना सकते हैं, किस तरह से हमारी परचेज रिपोर्ट बन सकती है। क्योंकि मान लीजिए जब हम मीटिंग्स में जाएंगे तो आपसे टैली का डेटा तो कोई पूछेगा नहीं, वो तो आपसे पूछेंगे बताइए सेल्स की फिगर क्या हुई है, उसकी रिपोर्ट दिखाइए। तो रिपोर्ट भी बनानी आनी चाहिए आपको। तो जो जो मेरे एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उनको, मेरी टीम उनको कांटेक्ट करेगी, और हम आपके फ्यूचर के लिए आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आइए लास्ट एंट्री देखते हैं हमारी क्या थी। वापस हम आगे टैली में, तो देखिए पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लेजर बनाएंगे Alt+C से। क्या करेंगे? रेंट अकाउंट, रेंट। ये कौन सा खर्चा है? हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में तो इसको यूज नहीं हुआ है। तो हम किस में डालेंगे? इनडायरेक्ट खर्चे में।
आप याद कीजिए हमारे कॉन्सेप्ट की क्लास, जब मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे के बीच में डिफरेंस बताया था। इसने पूछा कि इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्ट करनी है, जी नहीं। राउंडिंग ऑफ, जी नहीं। और हम इसको सेव करवाएंगे। कितने का रेंट था? 2000 का। क्रेडिट क्या होगा? रेंट पेएबल। तो हम लेजर बनाएंगे रेंट पेएबल। देखिए लेजर बन गया हमारा। ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी है क्या ये? आप सोचिए, क्या ये हमें विद इन 12 मंथ पे ऑफ करनी है या 12 मंथ के बाद? रेंट, रेंट तो किसी केस में भी 12 मंथ के बाद पे नहीं होगा, वो तो मंथली पे होता है। तो ये हमारी क्या होगी? करंट लाइबिलिटी। तो देखिए हमने करंट लाइबिलिटी में इसको डाल दिया और इसको सेव करवाएंगे। अब हम जैसे ही हमने इसको सेव करवाया, वो अपने आप क्रेडिट में बैलेंस ले लिया उसने। और अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट एक्सपेंस बुक्ड। अब देखिए अगला उसमें क्या कहते हैं? एंड पेड 50% ऑफ द अमाउंट ऑन द सेम डे। यानी कि 2000 रुपए में से 50% हमने सेम डे पे कर दिया। तो देखिए हमारे पास से सेम डे कैश गया होगा, तो यानी कि कैश तो क्रेडिट होगा, जब असेट कम होगा तो क्रेडिट होगा। और रेंट पेएबल हमारा 1000 रुपए से कम हो जाएगा, तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी। तो जब लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे हम उसे। तो देखिए क्या एंट्री बन गई? रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट 1000 to cash account 1000 being 50% of the due rent amount paid by cash, being 50% of the due rent amount paid by cash। ये चीज आपको सबको समझ में आई? तो चलिए हम वापस टैली में चलते हैं। अब हमें कैश पे करना है। कैश पे करना है तो हमें किस वाउचर से एंट्री करनी पड़ेगी? पेमेंट वाउचर से। तो आइए देखिए हम चलते हैं पेमेंट वाउचर पे। क्या डेबिट करेंगे? रेंट पेएबल। कितने से? 1000 से। क्रेडिट क्या होगा? कैश। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग 50% ऑफ द रेंट ड्यू इज पेड। और इसको सेव करवाएंगे। तो देखिए हमने यहां तक क्या क्या सीख लिया? लेजर क्रिएशन, जर्नल एंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग जो भी हम इसमें टैली में करते हैं, आज के लेक्चर में वो कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा टैक्सेशन का, कि टैक्सेशन क्या होता है और हम उस चीज को टैली के साथ कैसे जोड़ेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने आज तक, ना ही आज की क्लास में बल्कि बाकी पिछली क्लासेस में जितना भी मैंने आपको समझाया होगा, आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं अपनी आपको पुरानी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जिसको भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो वो प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस दोबारा देखें, उनको अच्छे से समझें। और कोई भी उनमें डाउट है तो प्लीज मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी टीम या मैं खुद आपको उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज बी सेफ एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।